भूकंप एवं सुनामी, अर्थक्वेक और सुनामी। भूकंप, परिचय, अर्थक्वेक, इंट्रोडक्शन। पृथ्वी के भूपटल में अंतर्जात एवं बहिर्जात बलों तथा प्राकृतिक या कृत्रिम कारणों से होने वाले कंपन को भूकंप, अर्थक्वेक कहते हैं। इसे भूपटल में कंपन अथवा उस लहर के रूप में भी जाना जाता है जो धरातल के नीचे अथवा ऊपर चट्टानों के लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति या संतुलन की दशा में क्षणिक अव्यवस्था के कारण उत्पन्न होती है। ये भूपटल में असंतुलन की दशा का परिचायक तथा धरातल पर विनाशकारी प्रभावों का जनक होता है। भूकंप मूल अथवा उत्पत्ति केंद्र, फोकस। धरातल के नीचे जिस स्थान पर भूकंप की घटना का प्रारंभ होता है उसे भूकंप का उत्पत्ति केंद्र या भूकंप मूल कहा जाता है। विश्व के अधिकांश भूकंप मूल भूतल से 50 से 100 किलोमीटर नीचे होते हैं। भूकंप अधिकेंद्र, एपिसेंटर। भूकंप मूल के ठीक ऊपर स्थित वह लंबवत स्थान जहां सबसे पहले भूकंपीय तरंगों का पता चलता है, अधिकेंद्र कहलाता है। भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में अधिकेंद्र ही ऐसा बिंदु है जो भूकंप मूल के सबसे समीप स्थित होता है। भूकंप लेखी या भूकंप मापी यंत्र, साइज्मोग्राफ। जिस यंत्र के द्वारा भूकंपीय लहरों का अंकन किया जाता है उसे भूकंपीय यंत्र या सीस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंप के दौरान विमुक्त हुई ऊर्जा का मापन रिएक्टर स्केल पर किया जाता है। यह एक लघुगणकीय लॉगरिथमेटिक स्केल है जिस पर मान 1 से 9 तक अंकित होते हैं। इस स्केल पर एक मान की वृद्धि विमुक्त हुई ऊर्जा से 32 गुना की वृद्धि को दर्शाती है। सिस्मोलॉजी या भूकंप विज्ञान, साइज्मोलॉजी। भूकंप मापी यंत्र द्वारा अंकित लहरों का अध्ययन करने वाला विषय या विज्ञान सिस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। भूकंपीय तीव्रता का मापन। भूकंपों की तीव्रता का मापन वर्तमान समय में 2 पैमानों के आधार पर किया जाता है। मर्केली पैमाना, मर्केली स्केल। वर्तमान मर्केली पैमाने पर भूकंपीय तीव्रता का मापन 1 से 12 तक के अंकों के द्वारा दर्शाया जाता है जिनका आधार अनुभवात्मक पर्यवेक्षण है। रिक्टर स्केल, रिक्टर स्केल। इसका प्रयोग भूकंपीय परिणाम के मापन के लिए वर्तमान में सर्वाधिक किया जाता है। इस पैमाने का विकास सन 1935 में अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर ने किया था। इसमें आगे वाली संख्या अपने पीछे वाली संख्या के 10 गुना भूकंपीय परिणाम को प्रस्तुत करती है। भूकंप के कारण, रीजन ऑफ अर्थक्वेक। प्राकृतिक कारण, नेचुरल कॉजेज। भ्रंश भूगर्भिक हलचलों द्वारा भूपटलीय भ्रंशन तथा वलन होता है जिसका प्रमुख कारण तनावमूलक तथा संपीन बल है। तनावमूलक बल से प्रायः भ्रंशों का निर्माण होता है जबकि संपीन बल के कारण वलन एवं क्षेपण की प्रक्रियाएं होती हैं जिसके फलस्वरूप भूकंप की उत्पत्ति होती है। उत्तरी अमेरिका का हुआन डी फूका भ्रंश तथा अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी इसके उदाहरण हैं। ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी तथा भूकंप की क्रिया एक दूसरे से अंतर्संबंधित है। प्रत्येक ज्वालामुखी क्रिया के साथ सामान्यतः भूकंप की उत्पत्ति होती है तथा इस भूकंप की तीव्रता ज्वालामुखी क्रिया की तीव्रता पर निर्भर करती है, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक भूकंपीय क्रिया के साथ ज्वालामुखी क्रिया भी हो। गैसों का फैलाव। भूपटल के नीचे गैसों के प्रसार से सामान्यतः भूकंप का अनुभव होता है।
जब भूपटल के नीचे जल पहुंचता है तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में अत्यधिक ताप के कारण उसके गैस और वाष्प में बदलने से आयतन में वृद्धि होती है तथा वह ऊपर की ओर गतिशील होता है। इससे भूकंप की उत्पत्ति होती है। प्लेट विवर्तनिकी इन संकल्पना के अनुसार स्थल भाग कठोर प्लेटों से निर्मित गतिमान अवस्था में विद्यमान है और इन्हीं रचनात्मक, विनाशात्मक तथा संरक्षी प्लेटों के सीमांतों के सहारे भूकंपीय घटनाएं घटित होती हैं। मानव जनित कारण, एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज। खनन क्रिया जिसमें जीवाश्म ईंधन एवं अन्य खनन शामिल हैं। सड़क, बांध, जलाशय निर्माण के लिए प्रध्वंसक, डायनामाइट द्वारा शैलों का विस्फोट किया जाना। परमाणु विस्फोट एवं भूमिगत परमाणु परीक्षण आदि विभिन्न तीव्रता और परिमाण भूकंपों को बढ़ावा देते हैं। भूकंप के प्रकार, टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। भूकंप मूल की गहराई के आधार पर भूकंपों को 3 वर्गों में रखा जाता है। छिछले उद्गम केंद्र के भूकंप, नॉर्मल अर्थक्वेक। ऐसे भूकंपों में भूकंप का मूल धरातल से 50 किलोमीटर तक की गहराई पर स्थित होता है। मध्यम उद्गम केंद्र के भूकंप, इंटरमीडिएट अर्थक्वेक। ऐसे भूकंपों की उत्पत्ति केंद्र की गहराई में 50 से 250 किलोमीटर तक होती है। गहरे उद्गम केंद्र के भूकंप, डीप फोकस अर्थक्वेक। इनके केंद्र की गहराई धरातल के नीचे 250 से 700 किलोमीटर के बीच होती है। इनके बारे में अभी विशेष जानकारी का अभाव है। स्थिति के आधार पर भूकंप 2 प्रकार के होते हैं, स्थलीय भूकंप और सागरीय भूकंप आदि। भूकंपीय तरंगे, साइज्मिक वेव्स। भूकंप की उत्पत्ति के समय भूकंप मूल से उठने वाली लहरों को भूकंपीय लहरें कहते हैं। ये लहरें सबसे पहले भूकंप मूल के ठीक ऊपर धरातल पर स्थित अधिकेंद्र, एपिसेंटर पर पहुंचती हैं। भूकंपीय तरंगे पी, एस और एल प्रकार की होती हैं। पी तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं जो ध्वनि तरंगों के समान ठोस, द्रव तथा गैस तीनों माध्यमों से होकर गुजर सकती हैं। इन तरंगों की सर्वाधिक गति ठोस माध्यम में होती है। पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पी तरंगों का ही अनुभव होता है, इसलिए इन्हें प्राथमिक तरंगे, प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं। एस तरंगे। पी तरंगों के पश्चात एस तरंगे पृथ्वी की सतह पर पहुंचती हैं। यही कारण है कि इन्हें द्वितीय तरंगे, सेकेंडरी वेव्स अथवा गौण तरंगे भी कहते हैं। ये प्रकाश तरंगों के समान अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। इनकी गति पी से कम एवं एल से अधिक होती है। एस। इनकी तीव्रता पी से अधिक एवं एल से कम होती है। ये केवल ठोस माध्यम में गमन करती हैं। एल तरंगे। इन्हें लव वेव्स भी कहते हैं। इनका नामकरण वैज्ञानिक एडवर्ड हफ लव के नाम पर किया गया है। इनकी गति सबसे पी एवं एस से कम होती है, अतः एल तरंगे पृथ्वी की सतह पर पी तथा एस के पश्चात प्रकट होती हैं। इनकी तीव्रता पी एवं एस से अधिक होती है तथा ये सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। समभूकंप रेखाएं, आइसोसाइजमल लाइंस। भूकंपीय लहरों द्वारा उत्पन्न समान तीव्रता वाले बिंदुओं, प्लेसेस ऑफ इक्वल इंटेंसिटी को मिलाने वाली रेखाओं को समभूकंपी के नाम जाना जाता है। ये रेखाएं अधिकेंद्र से प्रायः वृत्ताकार होती हैं। भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र, शैडो जोन ऑफ साइज्मिक वेव्स।
पृथ्वी पर एक ऐसा क्षेत्र जहां पर भूकंप लेखी द्वारा भूकंपीय तरंगों का अभिलेखन नहीं हो पाता, उसे भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र कहते हैं, अर्थात इस क्षेत्र में भूकंपीय तरंगों का संचरण नहीं होता है। भूकंप के अधिकेंद्र से 105 डिग्री के भीतर सभी स्थानों पर P एवं S दोनों तरंगें गति करती हैं, जबकि 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच दोनों तरंगों का अभाव होता है, इसलिए यह क्षेत्र दोनों तरंगों P एवं S के लिए छाया क्षेत्र होता है। 145 डिग्री के बाद P तरंगें पुनः प्रकट हो जाती हैं, जबकि S तरंगें यहाँ भी लुप्त ही रहती हैं। इस प्रकार 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच पृथ्वी के चारों तरफ P तरंगों के छाया क्षेत्र की एक पट्टी पाई जाती है, जिसे भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र कहते हैं। भूकंपीय छाया क्षेत्र बनने का प्रमुख कारण P तथा S तरंगों की प्रवृत्ति है, क्योंकि यह सिद्ध हो चुका है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग तरल तथा ठोस अवस्था में है। अतः P तरंगों की गति तरल भागों में धीमी हो जाती है, वहीं S तरंगें तरल भाग में लुप्त हो जाती हैं। S तरंगों का छाया क्षेत्र P तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक होता है। भूकंपों का विश्व वितरण। विश्व में भूकंपों का वितरण उन्हीं क्षेत्रों से संबंधित है जो अपेक्षाकृत कमजोर तथा अव्यवस्थित हैं। भूमंडल के लगभग 40% भूकंप क्षेत्र महासागर तथा महाद्वीपों या द्वीपों के मिलन बिंदु पर पाए जाते हैं। भूकंप के ऐसे क्षेत्र इस प्रकार हैं: नवीन मोड़दार वलित पर्वतों के क्षेत्र, महाद्वीपीय तथा महासागरीय सम्मिलन के क्षेत्र, विश्व के ज्वालामुखी क्षेत्र, दरार एवं भूपटल भ्रंश की क्रिया वाले क्षेत्र। विश्व में भूकंप की कुछ विस्तृत पेटियां इस प्रकार हैं: प्रशांत परिधि पेटी, सर्कम पैसिफिक बेल्ट। इस पेटी में संपूर्ण विश्व के 63% भूकंपों का अनुभव किया जाता है। प्रशांत महासागर के इस विशाल क्षेत्र को अग्निवलय के नाम से जाना जाता है। इस पेटी के अंतर्गत 3 प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं: सागर तथा स्थल भागों के मिलन बिंदु, नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र, ज्वालामुखी क्षेत्र। इस क्षेत्र में चिली, कैलिफोर्निया, अलास्का, जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड तथा मध्य महासागरीय भागों में भूकंप के विस्तृत क्षेत्र आते हैं। मध्य महाद्वीपीय पेटी, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। इस पेटी में विश्व के 21% भूकंप आते हैं। ये पट्टी मैक्सिको से शुरू होकर अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर और आल्प्स, काकेशस जैसे नवीन वलित पर्वत श्रेणियों से होती हुई हिमालय पर्वत तथा उसके समीपवर्ती क्षेत्र तक फैली हुई है। ये पट्टी विषुवत रेखा के लगभग समानांतर है। इसमें आने वाले अधिकांश भूकंप संतुलनमूलक तथा भ्रंशमूलक भूकंप हैं। इस क्षेत्र के सबसे प्रमुख भूकंप क्षेत्र इटली, चीन, एशिया माइनर तथा बाल्कन प्रायद्वीप हैं। भारत में भूकंप क्षेत्र घाटी इसी पेटी के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। भारत में भूकंप मुख्यतः हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में या पर्वतपदीय क्षेत्र तक सीमित है। इसका प्रमुख कारण है कि हिमालय पर्वत की निर्माण प्रक्रिया अभी जारी है तथा भारतीय प्लेट यूरेशियाई प्लेट की ओर खिसक रही है। भारत का प्रायद्वीपीय भाग स्थिर और दृढ़ स्थल खंड होने के कारण न्यूनतम भूकंप प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मध्य अटलांटिक पेटी, मिड अटलांटिक बेल्ट। इस पेटी का विस्तार मध्य अटलांटिक कटक के सहारे पाया जाता है। इसमें भूमध्य रेखा के समीपवर्ती क्षेत्रों में सर्वाधिक भूकंप आते हैं। इस पेटी में भूकंप आने का मुख्य कारण सागर तल प्रसरण है। अन्य क्षेत्र। विश्व में भूकंप के अन्य क्षेत्र हैं:
नील नदी से लेकर संपूर्ण अफ्रीका का पूर्वी भाग, अदन की खाड़ी से अरब सागर तक का क्षेत्र, हिंद महासागरीय क्षेत्र। भूकंप के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक। भूकंप को उसकी विनाशकारी प्रभाव के कारण मानव के लिए अभिशाप माना जाता है। यद्यपि भूकंप के कुछ लाभकारी प्रभाव भी होते हैं। विनाशकारी प्रभाव, नगरों का नष्ट होना एवं जान माल की क्षति, आधारभूत संरचनाओं जैसे पुल, रेल की पटरियां, भवन आदि की क्षति। भूकंप के कारण भूस्खलन, बाढ़, आग लगना जैसे आकस्मिक दुर्घटनाओं का जन्म होना। कई बार समुद्री भाग में भूकंप आ जाने से सुनामी जैसी आपदा पैदा हो जाती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर तबाही होती है। लाभकारी प्रभाव, भूकंप से गर्तों का निर्माण होता है। इससे जल एकत्र होने से झीलों का निर्माण होता है। सागर के तटीय भागों में भूकंपीय क्रियाओं के कारण निर्मित खाड़ियां प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए उचित स्थान प्रस्तुत करती हैं। भूकंप से उत्पन्न दबाव व भ्रंशन के कारण मूल्यवान तथा दुर्लभ खनिज पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग से धरातल पर आ जाते हैं। ज्वालामुखीय भूकंप से नए धरातलीय क्रस्ट का निर्माण होता है। भूकंपीय लहरों द्वारा पृथ्वी की आंतरिक बनावट के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। भारत के भूकंप क्षेत्र, अर्थक्वेक जोन ऑफ इंडिया। भारत के हिमालय क्षेत्र में अधिकांश भूकंप आते हैं। गंगा के मैदान में भी भूकंपों का प्रभाव दिखाई देता है। पिछले वर्षों तक दक्षिणी पठार को भूकंप से मुक्त माना जाता था, किंतु 1968 में महाराष्ट्र के कोयना बांध क्षेत्र में आए भूकंप ने इस धारणा को गलत सिद्ध कर दिया। भारत के भूकंप क्षेत्र को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। हिमालय क्षेत्र, ये क्षेत्र नवीन पर्वतीय श्रृंखलाओं का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में संतुलन की अवस्था अभी पूर्ण नहीं हो पाई है, जिसके कारण निर्माण कार्य का अभी जारी रहना है। इस प्रकार भूगर्भिक अव्यवस्था के कारण इस क्षेत्र में भूकंप का उद्भव होता रहता है। ये भारत का सबसे बड़ा भूकंप क्षेत्र है। इस क्षेत्र में भूकंप का दूसरा महत्वपूर्ण कारण यूरेशियन तथा भारतीय प्लेटों का आपस में टकराव है। मैदानी क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंतर्गत भारत का उत्तरी मैदानी भाग आता है, जिसमें गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग सम्मिलित है। इस क्षेत्र पर हिमालय क्षेत्र की भूगर्भिक घटनाओं का प्रभाव अधिक पड़ता है, जिसके कारण इस क्षेत्र में भूकंपीय घटनाएं प्रेरित होती हैं। दूसरा कारण, इस मैदान का निर्माण जलोढ़ मिट्टी से होना है, जिसमें हिमालय के निर्माण के समय से ही कई दरारों का विकास हो गया था। इन दरारों के सहारे भी भूकंपों का उद्भव होता है। दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय क्षेत्र संसार के प्राचीनतम एवं कठोर स्थलखंडों में आता है। इसी कारण इस क्षेत्र को संतुलन की दृष्टि से स्थिर माना जाता है तथा उपर्युक्त दोनों क्षेत्रों की तुलना में इस क्षेत्र में भूकंपीय घटनाओं का उद्भव कम होता है। इस क्षेत्र में भूकंप प्रायः प्राचीन प्राकृतिक दरारों और भ्रंशों के सहारे उत्पन्न होते हैं। 1968 के कोयना भूकंप तथा 1993 में लातूर भूकंप का कारण प्राकृतिक दरारें ही थीं। सुनामीज। भूकंपों के प्रभाव से सागरीय भागों में उत्पन्न होने वाली ऊंची तथा तीव्र गति की लहरों को सुनामी कहा जाता है। अंग्रेजी का सुनामी शब्द जापानी भाषा के 2 भागों सु इक्वल्स हार्बर अर्थात पोताश्र तथा नमी इक्वल्स वेव अर्थात तरंग से बना है।
सुनामी एक तरंग नहीं होती बल्कि तरंगों की श्रृंखला होती है जो महासागरीय नितल के निकट अथवा उसके नीचे भूगर्भिक परिवर्तनों के कारण पैदा होती है। उल्लेखनीय है कि जितने भी भूकंप आते हैं सभी से सुनामी की उत्पत्ति नहीं होती है। सुनामी के लिए आवश्यक है कि भूकंप समुद्री सतह के नीचे हो या समुद्र के पास हो। सुनामी के कारण भूकंप सुनामी महासागरीय नितल पर भूकंप व ज्वालामुखी गार से पैदा होती है, परंतु अधिकांश सुनामी भूकंपों से पैदा होती है और ये सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं। जब कभी महासागरीय नितल पर रिक्टर मापनी के अनुसार 7.5 से अधिक शक्ति का भूकंप आता है तो नितल पर बड़े पैमाने पर हलचल मच जाती है और उसके ऊपर के जल का संतुलन बिगड़ जाता है। जैसे ही जल दोबारा अपना संतुलन प्राप्त करने का प्रयास करता है वैसे ही तरंगे पैदा हो जाती हैं। ये तरंग भूकंप के अधिकेंद्र पर जल के ऊपर उठ जाने से बनती हैं और अधिकेंद्र से चारों ओर समकेंद्रीय वृत्तों के रूप में आगे बढ़ती हैं। स्मरणीय है कि सभी भूकंप सुनामी को जन्म नहीं देते। सुनामी उसी स्थिति में पैदा होती है जब भूकंप के कारण ऊर्ध्वाधर दिशा में समुद्री जल में हलचल पैदा हो। ये हलचल महासागरीय नितल पर भूकंप, भ्रंश अथवा प्लेटों के अभिसरण से पैदा होती है। ज्वालामुखी जब समुद्र में ज्वालामुखी फटता है तो ये बड़ी मात्रा में समुद्र जल का विस्थापन कर देता है और सुनामी पैदा होती है। 26 अगस्त 1883 को इंडोनेशिया के सुंडा जलडमरू मध्य में क्राकाताओ ज्वालामुखी के फटने से 40 मीटर ऊंची लहरें पैदा हो गई थीं। विद्वानों की मान्यता है कि 1490 ईपू यूनान की मिनोअन सभ्यता का विनाश उस सुनामी से हुआ था जो एजियन सागर में ज्वालामुखी फटने से पैदा हुई थी। यद्यपि सुनामी की उत्पत्ति का मुख्य कारण शक्तिशाली भूकंप सामान्यतः रिक्टर मापनी पर 7.5 से अधिक है और भूकंप मुख्यतः भूकंपीय क्षेत्रों में ही आते हैं, तथापि सुनामी का कोई निश्चित क्षेत्र नहीं है और यह विश्व के किसी भी भाग में विनाश लीला कर सकती है। परंतु फिर भी ये देखा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रशांत महासागर सुनामी द्वारा सबसे अधिक प्रभावित है। इसका कारण ये है कि प्रशांत प्लेट बड़ी अस्थिर प्लेट है जिसके पश्चिमी किनारे पर अभिसरण तथा पूर्वी किनारे पर की क्रियाएं होती रहती हैं। इन क्रियाओं से भूकंप आते रहते हैं और ज्वालामुखी फटते रहते हैं। अधिक शक्तिशाली भूकंप अथवा ज्वालामुखी गार से सुनामी का जन्म होता है। उदाहरणतया पश्चिमी प्रशांत महासागर की गहरी खायों में भूकंप आने से प्रायः सुनामी बनती रहती हैं। अनुमान है कि जब से सुनामी का रिकॉर्ड रखा गया है तब से अब तक जापान के तट को 150 सुनामियों ने प्रभावित किया है। इसी प्रकार इंडोनेशिया में अब तक 30 सुनामियां आ चुकी हैं जिनसे 50,000 से भी अधिक व्यक्तियों की जानें गई हैं। इसमें 26 जनवरी 2004 की सुनामी सम्मिलित नहीं है। प्रशांत महासागर में औसतन 2 सुनामी प्रति वर्ष आती हैं। प्रशांत प्लेट के किनारों पर विश्व के 2/3 से भी अधिक भूकंप आते हैं। प्रशांत महासागर का अग्निवलय फिजी, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, जापान एवं रूस के पूर्वी तट तथा अलास्का, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको तथा दक्षिणी अमेरिका तक विस्तृत है। भारत इस अग्निवलय से बाहर और अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता है, परंतु 2004 की सुनामी से यह स्पष्ट हो गया है कि भारत भी सुनामी के प्रकोप से सुरक्षित नहीं है। सुनामी के प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ सुनामीज। शक्तिशाली सुनामी के दूरगामी प्रभाव भयंकर होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रभाव इस प्रकार हैं। जन धन की हानि। सुनामी से तटीय क्षेत्रों में जन धन की अपार क्षति होती है।
26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर की सुनामी से 11 विभिन्न देशों में 2,80,000 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। अतः इसे अंतर्राष्ट्रीय त्रस्ती का नाम दिया गया है। 10 लाख से अधिक व्यक्ति बेघर हो गए। इसके अतिरिक्त अरबों रुपए की संपत्ति क्षतिग्रस्त हो गई। घरों, सरकारी भवनों, रेलों एवं सड़कों आदि की भारी हानि हुई। भू आकृतिक परिवर्तन 26 दिसंबर 2004 की सुनामी इतनी शक्तिशाली थी कि इससे कई भू आकृतिक परिवर्तन हो गए। सुमात्र के निकट कई छोटे छोटे द्वीप या तो पूर्णतया नष्ट हो गए या उनमें बड़े पैमाने पर विकार आ गया। भारत का दक्षिणतम छोर इंदिरा पॉइंट लगभग पूर्ण रूप से नष्ट हो गया था। भारतीय एवं म्यांमारी प्लेटों के आपस में टकराने से हिंद महासागर में 1200 किलोमीटर लंबा तथा 150-200 किलोमीटर चौड़ा भ्रंश पड़ गया था। पृथ्वी का घूर्णन 2004 में आए 9.1 तीव्रता के भूकंप से इतनी ऊर्जा निकली कि पृथ्वी की घूर्णन गति को 3 माइक्रोसेकंड तेज कर दिया और पृथ्वी के घूर्णन अक्ष में 2.5 सेमी का विस्थापन हो गया। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति का ह्रास। इस सुनामी के पश्चात बहुत से निम्न तटीय भागों में समुद्र का खारा जल भर गया, जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति का बहुत ह्रास हुआ। भारत, तमिलनाडु, श्रीलंका, इंडोनेशिया आदि क्षेत्रों में विस्तृत क्षेत्र पर मृदा अपरदन हुआ और इसकी उर्वरक शक्ति क्षीण हो गई। महासागरीय जीवन, मरीन लाइफ, हिंद महासागर में आए। सुनामी से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 45% प्रवाल भित्तियां, कोरल रीफ्स नष्ट हो गई। विद्वानों का विचार है कि इस क्षति की पूर्ति के लिए 700-800 वर्ष तक समय लगेगा। इसके अतिरिक्त हिंद महासागर में मत्स्य उत्पादन को भी गहरा धक्का लगा। सुनामी से संबंधित पूर्व चेतावनी। भूकंप की भांति सुनामी के संबंध में भी कोई भविष्यवाणी संभव नहीं है, परंतु शक्तिशाली भूकंप आने से सुनामी उत्पन्न होने के संकेत अवश्य मिल जाते हैं। यदि हिंद महासागर की 26 दिसंबर 2004 की सुनामी की पूर्व सूचना जनसाधारण को मिल जाती तो हजारों व्यक्तियों की जानें बचाई जा सकती थी और करोड़ों रुपए की संपत्ति को क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सकता था। भारत ने 26 दिसंबर 2004 की सुनामी के बाद अपना स्वतंत्र सुनामी पूर्व सूचना तंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया और इसका विधिवत उद्घाटन 15 अक्टूबर 2007 को किया गया। इस तंत्र के अंतर्गत महासागरीय नितल पर आने वाले भूकंपों को रिकॉर्ड करने के लिए भूकंपीय केंद्र अधोभाग पर दाब रिकॉर्ड तथा ज्वार भाटा गेज स्थापित किए गए हैं। इससे रिक्टर पैमाने पर 6 से अधिक शक्ति वाले भूकंप की सूचना प्राप्त की जा सकती है और इससे पैदा होने वाली सुनामी का अनुमान लगाया जा सकता है। सुनामी के बारे में 13 मिनट के अंदर सूचना प्रसारित की जा सकती है। हिंद महासागर में कुल 6 बॉटम प्रेशर रिकॉर्डर्स BPRS लगाए गए हैं, जिनमें से 4 बंगाल की खाड़ी तथा 2 अरब सागर में है। इस तंत्र का सफल परीक्षण इंडोनेशिया में 12 सितंबर 2007 के भूकंप के समय किया। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 8.4 थी। इस तंत्र से उपग्रह की सहायता से सूचना प्राप्त की जाती है। इसे आधुनिकतम तंत्र बताया गया है। डीप ओशन असेसमेंट और रिपोर्टिंग ऑफ सुनामीज। सुनामी का पता लगाने तथा प्राप्त सूचनाओं को प्रभावित क्षेत्रों तक त्वरित रूप से पहुंचाने के लिए ये खास तकनीक है। इससे सुनामी से होने वाले प्रभावों व विनाश से पूर्व बचाव का उचित प्रबंधन किया जा सकेगा। इसके 2 प्रमुख भाग होते हैं। सुनामी मीटर, इससे समुद्र तल में आए भूकंप की तीव्रता की जानकारी मिलती है। सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेटिंग, इससे सुनामी के सभी संभावित क्षेत्रों में खतरे की चेतावनी दी जाती है।
ज्वालामुखी, वॉल्केनोज। ज्वालामुखी की क्रिया दो रूपों में संपन्न होती है। धरातल के नीचे भूगर्भ में मैग्मा आदि के नीचे ही जमकर शीतल हो जाने की क्रिया, जिसमें बैथोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, सिल तथा डाइक का निर्माण होता है। धरातल के ऊपर घटित होने वाली क्रिया, जिसका अवलोकन ज्वालामुखी धरातलीय दरार प्रवाह, फिशर फ्लो के रूप में किया जाता है। ज्वालामुखी गार के कारण, रीजंस फॉर वॉल्केनिक eruption। ज्वालामुखीयता की प्रक्रिया में शैलों का पिघलना और ठोस शैलों का तरल रूप में परिवर्तित होना शामिल है। इसके लिए आवश्यक है कि या तो पृथ्वी के भीतर तापमान में पर्याप्त वृद्धि हो जाए या ऊपर स्थित चट्टानों का दबाव घट जाए, ताकि नीचे की चट्टानें अपने गलनांक से नीचे ही पिघल जाएं। तापमान में वृद्धि जब होती है तब रेडियोधर्मी क्षय के कारण पदार्थ स्वयं विखंडित होकर अल्फा, बीटा एवं गामा किरणें अवमुक्त करते हैं। जिनके साथ ताप में भी वृद्धि होती है, जिससे चट्टानें पिघलने लगती हैं। इसके अलावा दो प्लेटों के मिलन क्षेत्र में घर्षण से अतिरिक्त ऊष्मन उत्पन्न होता है, जिसके परिणामस्वरूप भी शैलों का पिघलाव होता है। कभी कभी धरातलीय जल दरारों एवं छिद्रों से रिसकर नीचे चला जाता है और आंतरिक भाग में तापमान एवं दबाव की दशाओं में अस्थिरता उत्पन्न कर देता है। प्लेट विवर्तनिकी की सहायता से ज्वालामुखी गार को आसानी से समझाया जा सकता है। द्वीप चापों के सहारे ज्वालामुखीयता के कारण एक महासागरीय प्लेट का किसी अन्य महासागरीय प्लेट के नीचे अधोगमन के कारण होने वाले शैलों का पिघलाव है। कटकों के सहारे ज्वालामुखी उद्गार तब होता है जब किसी कटक के शीर्ष क्रेस्ट पर दरार खुल जाती है, फलतः उस दरार के नीचे दबाव में कमी हो जाती है। दबाव में कमी के कारण द्रवणांक कम हो जाता है, फलतः नीचे की चट्टानें पिघल जाती हैं। इस पिघले मैग्मा का आयतन ठोस शैल से अधिक होता है तथा यह अपेक्षाकृत हल्का भी होता है, अतः मैग्मा दरार के सहारे ऊपर उठने लगता है। ज्वालामुखी श्रृंखलाएं प्रायः वलित पर्वतों से संबंधित होती हैं। इनके सहारे ज्वालामुखीय गतिविधियों की उत्पत्ति का कारण एक महासागरीय प्लेट का दूसरे महाद्वीपीय प्लेट के नीचे अधोगमन और उसके अग्रभाग का पिघल जाना है। इसका उदाहरण एंडीज पर्वतीय क्षेत्र में देखा जा सकता है। ज्वालामुखी गुच्छ एवं ज्वालामुखी रेखाएं प्रायः भूप्रवार पिच्छकों, मैंटल प्लूम्स के ऊपर ज्वालामुखी गुच्छ एवं ज्वालामुखी रेखाएं प्रायः भूप्रवार पिच्छकों, मैंटल प्लूम्स के ऊपर निर्मित होती हैं। ये पिच्छक ऊपर उठते मैग्मा के स्तंभों के स्थायी केंद्र या बिंदु हैं। यहाँ उद्गार होते रहते हैं। यदि प्लेट स्थिर हैं तो ये गार लघु ज्वालामुखी के गुच्छ के रूप में दिखाई पड़ते हैं, जैसे अफ्रीका में, परंतु यदि प्लेट गतिशील है तो ऐसे ज्वालामुखी के दोनों ओर एक के पीछे एक रेखाओं का निर्माण हो जाता है। हवाई श्रृंखला इसके उदाहरण हैं। ज्वालामुखी के प्रकार, टाइप्स ऑफ वोल्केनोज। सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो। इस प्रकार के ज्वालामुखी से लावा, गैसों एवं विखंडित पदार्थों का सदैव उद्गार होता रहता है। इटली के एटना तथा स्ट्राम्बोली एवं मेक्सिको का कोलिमा सक्रिय ज्वालामुखी का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी, डोर्मेंट वोल्केनो, जिन ज्वालामुखियों में उद्गार के पश्चात एक ऐसा शांत
ऐसा शांत काल आ जाता है कि इनके पुनः उद्गार की संभावना नहीं रह जाती, किंतु अचानक ही उनसे पुनः गार हो जाता है। उन्हें प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। इटली का वेसुवियस, जापान का फ्यूजियामा तथा फिलीपींस का मेन प्रसुप्त ज्वालामुखी का प्रमुख उदाहरण है। शांत ज्वालामुखी, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, ऐसा ज्वालामुखी जिसमें हजारों वर्षों से कोई उद्भेदन नहीं हुआ है तथा जिसके मुख में जल भर जाने से झीलों का निर्माण हो गया है। ईरान में कोह सुल्तान तथा देवबंद एवं बर्मा, म्यांमार में पोपा, अफ्रीका में किलिमंजारो तथा दक्षिण अमेरिका में चिम्बारजो शांत ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी दो प्रकार के होते हैं। 1. केंद्रीय उद्भेदन ज्वालामुखी के किसी एक केंद्रीय मुख से भारी धमाकों को केंद्रीय उद्भेदन कहते हैं। यह विनाशात्मक प्लेटों के किनारों पर होता है। इनके कई प्रकारों जैसे हवाई तुल्य, स्ट्रम्बोली तुल्य, पीलियन तुल्य तथा वेसुवियस तुल्य में पीलियन तुल्य ज्वालामुखी सबसे अधिक विनाशकारी एवं विस्फोटक होते हैं। उदाहरण पश्चिमी द्वीप समूह का पीली ज्वालामुखी, सुंडा जलडमरू मध्य का क्राकाटोआ आदि। 2. दरारी उद्भेदन जब भूगर्भिक हलचलों से भूपरपटी की शैलों में पड़ी दरारों से लावा धरातल पर प्रवाहित होता है तो इसे दरारी उद्भेदन कहते हैं। ये रचनात्मक प्लेट किनारों के सहारे होता है। इस प्रकार के गार क्रिटेशियस युग में बड़े पैमाने पर हुए थे तथा इससे लावा पठारों का निर्माण हुआ था। ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ। ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत चट्टानी टुकड़े, गैस, राख व तरल पदार्थ पृथ्वी की सतह पर पहुंचते हैं। इस प्रक्रिया में निकलने वाले खनिज पदार्थों तथा चट्टान के टुकड़ों को सम्मिलित रूप से ज्वलखंडाश्मी पदार्थ, पायरोक्लास्टिक मटेरियल कहते हैं। गैस तथा जलवाष्प ज्वालामुखी गार के समय सबसे पहले गैसें एवं जलवाष्प ही क्रस्ट को एकाएक तोड़कर धरातल पर प्रकट होते हैं और इसमें जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक 60% से 90% तक होती है। जलवाष्प के अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैसें भी धरातल पर आ जाती हैं। विखंडित पदार्थ ज्वालामुखी से निकलने वाले विखंडित पदार्थों में बारीक ज्वालामुखी धूल व टुकड़ों से लेकर बड़ी बड़ी चट्टानों तक को शामिल किया जाता है। आकार एवं बनावट के अनुसार इन्हें निम्न नामों से जाना जाता है। लावा बम, लावा बॉम्ब, कुछ इंच से लेकर कई फीट तक के व्यास वाले बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े। लेपिली, लेपिली, मटर के दाने या अखरोट के आकार वाले टुकड़े। टफ, टफ, धूल कणों तथा राख से बने चट्टानी टुकड़े। राख या धूल, ऐश, अत्यंत बारीक तथा महीन ठोस कण। प्यूमिस, पमिस, लावा के ठंडा होने पर छोटे छोटे ठोस चट्टानी भाग। लावा, लावा, ज्वालामुखी गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल एवं तप्त मैग्मा जब धरातल पर प्रकट होता है तब उसे लावा, लावा कहा जाता है। लावा जब धरातल पर बहता है तो उसे लहर कहते हैं। हल्के पीले रंग वाला तथा अत्यंत गाढ़े द्रव के रूप में अत्यधिक तापमान पर पिघलने वाला लावा अम्ल प्रधान या एसिडिक लावा के नाम से जाना जाता है, जबकि गहरे काले रंग वाले, अधिक भार वाले तथा पतले द्रव के रूप में स्थित लावा को क्षारीय अथवा बेसिक लावा कहते हैं। ये पतला होने के कारण धरातल पर शीघ्रता से फैलकर ठंडा हो जाता है। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। ज्वालामुखी द्वारा निर्मित भू आकृतियां। ज्वालामुखी से निर्मित भू आकृतियां बाह्य तथा आंतरिक दो प्रकार की होती हैं। ओजोस्टेल सेलेडो,
अर्जेंटीना, चिली। गुआलाटीरी, चिली। बाह्य भू आकृतियां, एक्सट्रूसिव टिपोग्राफी। ज्वालामुखी से निर्मित बाह्य स्थलाकृतियां निम्न हैं। ज्वालामुखी शंकु, वोल्केनिक कोन्स। ये ज्वालामुखी उद्गार से बनने वाली पहली आकृति है। गार से निकलने वाले पदार्थों के जमाव से इस प्रकार की आकृति का निर्माण होता है। ज्वालामुखी शंकु कई प्रकार के होते हैं। अम्लीय लावा शंकु, एसिड लावा कोन। ऐसे शंकु तेज ढाल वाले होते हैं। ये कम जगह घेरते हैं और शीघ्रता से नष्ट नहीं होते। ये लावा अधिक गाढ़ा तथा इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होने के कारण शीघ्र ठंडा हो जाता है। उदाहरण स्ट्रोम्बोली शंकु। क्षारीय लावा शंकु, बेसिक लावा कोन। जब लावा में सिलिका की मात्रा कम और बेसल्ट की मात्रा अधिक होने से लावा पतला होता है, तब क्षारीय लावा शंकु का निर्माण होता है। हवाई द्वीप का मोनालोआ शंकु इसका उत्तम उदाहरण है। मिश्रित शंकु, कॉम्पोजिट लावा कोन। अधिकांश शंकु इसी तरह के होते हैं। इसका निर्माण परतों के जमा होने से होता है। इस कारण इन्हें परतदार शंकु भी कहते हैं। इसकी रचना में एक परत लावा की तथा दूसरी परत राख, पंख व ठोस शिलाखंड व चूने आदि की होती है। ये शंकु सबसे ऊंचे होते हैं। उदाहरण शस्ता, रेनियर हुड, यूएसए, मियन, फिलीपींस, फ्यूजियामा, जापान आदि। राख अथवा सिंडर शंकु, ऐश और सिंडर कोन। निकास के बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर ठोस टुकड़ों में परिवर्तित हो जाता है, जिसे सिंडर कहते हैं। ये देखने में राख के समान होता है। इस प्रकार विस्फोटीय ज्वालामुखी द्वारा जमा की गई राख तथा अंगार से बनने वाली शंक्वाकार आकृति को राख अथवा सिंडर शंकु कहते हैं। ये अपनी राख अथवा सिंडर शंकु, ऐश और सिंडर कोन। निकास के बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर ठोस टुकड़ों में परिवर्तित हो जाता है, जिसे सिंडर कहते हैं। ये देखने में राख के समान होता है। इस प्रकार की गई राख तथा अंगार से बनने वाली शंक्वाकार आकृति को राख अथवा सिंडर शंकु कहते हैं। ये अपनी रचना में पूर्ण शंकु होते हैं, परंतु इनकी ऊंचाई 300 मीटर से अधिक नहीं होती। इनके किनारे अवतल, कॉन्केव होते हैं। ऐसे शंकु हवाई द्वीप में अधिक पाए जाते हैं। परजीवी शंकु, पैरासिटिक कोन। ऐसे शंकु मुख्य शंकु पर निर्मित होते हैं। कई बार ज्वालामुखी शंकु का अत्यधिक विस्तार हो जाता है तो ज्वालामुखी की मुख्य नली से कई शाखाएं निकल जाती हैं, जिन पर छोटे छोटे नवीन शंकुओं का निर्माण हो जाता है। क्रेटर, क्रीटर। ज्वालामुखी शंकु शीर्ष पर एक विदर क्रीटर होता है, जिसका आकार कीप, फनल जैसा होता है। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद इस क्रेटर इससे एक झील का निर्माण होता है, जिसे क्रेटर झील कहते हैं। उत्तरी सुमात्र की तोबा झील, लेक टोबा, विश्व की विशालतम क्रेटर झीलों में से एक है। इसका क्षेत्रफल 1900 वर्ग किमी है। संयुक्त राज्य अमेरिका में ओरेगन की क्रेटर झील, क्रीटर लेक और ओरेगन तथा आइसलैंड में ओस्कजेटन, ऑस्चुएशन अन्य प्रसिद्ध क्रेटर झीलें हैं। महाराष्ट्र की सोनार झील भी इसी प्रकार से बनी है। काल्डेरा, काल्डेरा स्पेन की भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ कड़ाहा होता है। तीव्र विस्फोट से शंकु का ऊपरी भाग उड़ जाने से या क्रेटर के धंस जाने से काल्डेरा का विकास होता है। विश्व का सबसे बड़ा काल्डेरा जापान का माउंट पसो है, जिसकी परिधि 112 किलोमीटर
तथा अधिकतम चौड़ाई 27 किलोमीटर है। ज्वालामुखी प्लग, वोल्केनिक प्लग। ज्वालामुखी प्लग का निर्माण ज्वालामुखी के शांत हो जाने पर उसके छिद्र में लावा भर जाने से होता है। ज्वालामुखी शंकु के अपर्दन के बाद ये डार्ट स्पष्ट दिखाई देने लगता है। इस प्रकार के प्लग हवाई द्वीप में अनेक स्थानों पर पाए जाते हैं। कभी कभी इसे ज्वालामुखी ग्रीवा, वोल्केनिक नेक भी कहा जाता है। ज्वालामुखी ग्रीवा का व्यास 300 से 600 मीटर तक होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के वायमिंग राज्य में डेविल टावर इसका सबसे उत्तम उदाहरण है। लावा पठार, लावा प्लाटो। जब ज्वालामुखी गार दरारी उद्गार वाला होता है तो बेसल्टिक लावा दरारों द्वारा बाहर निकलकर बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। इस तरह का जमाव जब निचले भाग में होता है तो लावा मैदान तथा ऊंचे भाग पर होता है तो लावा पठार का निर्माण होता है। उदाहरण भारत में दक्कन का लावा पठार, पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका का ओरेगन राज्य का लावा पठार, इसके अतिरिक्त जापान एवं आइसलैंड के लावा मैदान आदि। आंतरिक भू आकृतियां, इंट्रूसिव टोपोग्राफी। जब किसी कारण से ज्वालामुखी लावा धरातल पर नहीं आ पाता और भूगर्भ में ही ठंडा होकर जमा हो जाता है तो इससे बनने वाली विभिन्न आकृतियों को आंतरिक भू आकृतियां कहते हैं। ये आकृतियां निम्नलिखित हैं। बैथोलिथ। जब लावा धरातल के नीचे गुंबद की भांति जम जाता है तो इसे बैथोलिथ कहते हैं। इसका जमाव काफी गहराई पर होता है। इसका अधिकांश भाग ग्रेनाइट शैलों का बना होता है। बैथोलिथ किसी भी प्रकार की चट्टानों के बीच बन सकता है। उदाहरण संयुक्त राज्य का ब्रिटिश कोलंबिया प्रदेश का कोस्ट रेंज। लैकोलिथ। जब परतदार चट्टानों के मध्य लावा उत्तल ढाल की आकृति में जमा हो जाता है तो इसे लैकोलिथ कहते हैं। उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका के उटाह राज्य के हेनरी पर्वत तथा कोलोराडो पठार में अधिक पाए जाते हैं। फैकोलिथ एक लहर के समान आकृति है। इसका निर्माण मोड़दार पर्वतों की अपनति, एंटिक्लाइन तथा अभिनति, सिंक्लाइन में लावा का जमाव हो जाने से होता है। लोपोलिथ। जब मैग्मा धरातल के नीचे तश्तरीनुमा आकार के छिछले बेसिन में जमा हो जाता है तो उसे लोपोलिथ कहते हैं। उदाहरण दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल पठार प्रांत का बुराबेल्व लोपोलिथ। बिस्मलिथ। जब मैग्मा का जमाव बड़े पैमाने पर चट्टानों के मध्य बेलनाकार रूप में जमा हो जाता है तो इसे बिस्मेलिथ कहते हैं। सिल। जब मैग्मा परतदार या रूपांतरित शैलों के मध्य मौलिक चट्टानों के समानांतर क्षैतिज रूप में जम जाता है तो उसे सिल कहते हैं। जब मैग्मा पतली परत के रूप में जमा होता है तो उसे शीट कहते हैं। डाइक। जब मैग्मा सिल के विपरीत चट्टानों के मध्य लंबवत रूप में जमता है तो उसे डाइक कहते हैं। ये कठोर होता है जिससे अपर्दन का प्रभाव इस पर कम पड़ता है। गीजर। ये गर्म जल के स्रोत हैं। इनसे समय समय पर अवकाश के बाद गर्म जल तथा वाष्प फुहारों की तरह निकलता रहता है। गैसा का मुख भूमिगत जल भंडार से जुड़ा होता है। दक्षिण अमेरिका तथा अफ्रीका को छोड़कर प्रत्येक महाद्वीप में गैसा मिलते हैं। ज्वालामुखी का विश्व वितरण। ज्वालामुखी का विश्व वितरण मूल रूप से प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर के पास स्थित है। ये ज्वालामुखी असमान रूप से वितरित हैं। परिप्रशांत महासागरीय पेटी, सर्कम पैसिफिक बेल्ट, विनाशात्मक प्लेट किनारों के सहारे विस्तृत इस पेटी में विश्व के सर्वाधिक 2/3 ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ये ज्वालामुखी प्लेटों के अभिसरण क्षेत्र में स्थित हैं।
इसका विस्तार अंटार्कटिका महाद्वीप के माउंट इरेबस से लेकर प्रशांत महासागर के दोनों किनारों पर चारों ओर विस्तृत है। इसे प्रशांत महासागर की अग्नि श्रृंखला भी कहा जाता है। इस पेटी का विस्तार पूर्वी तट पर दक्षिणी अमेरिका के एंटरीप हॉर्न से लेकर उत्तरी अमेरिका के अलास्का तक है। पश्चिमी तट पर इसका विस्तार एशिया के पूर्वी तट के साथ साथ है। यहाँ ये पेटी क्यूराइल द्वीप समूह, जापान, फिलीपींस तथा पूर्वी द्वीप समूह तक फैली हुई है। मध्य महाद्वीपीय पेटी, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। इस क्षेत्र में यूरेशियन, अफ्रीकन एवं इंडियन प्लेट के अभिसरण क्षेत्र में ज्वालामुखी क्षेत्र स्थित हैं। इसकी दो शाखाएं हैं। पहली शाखा अटलांटिक, अंध महासागर से होती हुई पश्चिमी द्वीप समूह तक जाती है एवं दूसरी स्पेन, इटली होते हुए हिमालय की ओर आगे बढ़ती हुई दक्षिण में प्रशांत महासागरीय पेटी में मिल जाती है। इस पेटी के हिमालयन क्षेत्र में ज्वालामुखी क्रियाएं नहीं होती क्योंकि इस क्षेत्र में प्लेटों का क्षेपण उस अनुपात, गहराई में नहीं है जिस अनुपात में ज्वालामुखी क्रिया के लिए होना चाहिए। मध्य अटलांटिक पेटी, मिड अटलांटिक बेल्ट। इस क्षेत्र में रचनात्मक प्लेट किनारों के सहारे ज्वालामुखी क्रियाएं होती रहती हैं, जिसमें अपसन से ब्रंश घाटी एवं महासागरीय कटकों का निर्माण होता है। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले ज्वालामुखी निम्नलिखित हैं। आइसलैंड का हेक्ला एवं लॉकी ज्वालामुखी, दक्षिणी अटलांटिक महासागर का सेंट हेलेना, ओजोस डेल सेलेडो एंडीज पर्वत श्रेणी है, अर्जेंटीना चिली देश है। गुआलेटिरी एंडीज पर्वत श्रेणी, चिली देश। कोटोपैक्सी एंडीज एक्वाडोर। लैस्कर एंडीज चिली। टुपुंगटिटो एंडीज चिली। पोपोकेटेपिटल अप्टीप्लानो डी मैक्सिको देश। सैंगे एंडीज इक्वेडोर। क्लेयुचेस्काया, सोपका, कमचटका प्रायद्वीप रूस। प्यूरेस 4590, इंडीज टाजुमुल्को 4220, कोलंबिया, ग्वाटेमाला, मोनालोआ 4170, हवाई द्वीप, सरा अमेरिका, टकाना 4078, सियरा माद्रे, ग्वाटेमाला, माउंट केमरून 4070, केमरून, अफ्रीका, माउंट इरेबस 3795, रॉस, अंटार्कटिका, रिज्जानी 3726, लाम्बॉक, इंडोनेशिया, पिकोडिटीडे 3718, चेरेरिफ कनारी द्वीप, स्पेन, सेमेरू 3676, जावा, इंडोनेशिया, नीरागोंगा 3456, विनरुगा, जायरे, कोरियाक्सकाया 3452, कॉर्डिलेश सेंट्रल, कोस्टारिका, स्लामार्ट 3428, जावा, इंडोनेशिया, 3374, अलास्का श्रेणी, सम रा अमेरिका, माउंट एटना 3374, सिजली,
इटली, लेसेन पीक 3186, कैस्केड श्रेणी, सम रा, अमेरिका कैलिफोर्निया, माउंट सेंट हेलेंस 2949, कैस्केड श्रेणी, सम रा, अमेरिका, टैम्बोरा 2850, सुमात्र, इंडोनेशिया, द पीक 2060, ट्रिस्टान डी कुन्हा, द अटलांटिक, माउंट लेमिंगटन 1687, पापुआ न्यू गिनी, माउंट पीली 1463, मार्टिनिक, हेक्ला 1447, आइसलैंड, लासा फेरी 1280, सेंट विंसेंट द्वीप, अटलांटिक, वेसुवियस 1280, नेपल्स की खाड़ी, इटली, किलावा 1240, हवाई द्वीप, एजोस, स्ट्राम्बोली 926, भूमध्य सागर, आइसलैंड, सेंटोरिनी 584, थेरा, ग्रीस, यूनान, वल्केनो 499, भूमध्य सागर, लिपारी द्वीप, पेरिक्यूटन 370, मैक्सिको, सरसे 173, आइसलैंड के समीप, आइसलैंड, अनेक क्राकाटाओ 155, इंडोनेशिया, नाम, देश, माउंट रेमजल, कनाडा, लॉकी, आइसलैंड, कटमाई, अलास्का, देवबंद, ईरान, माउंट रेनियर, सम रा, अमेरिका, एलबुर्ज, जॉर्जिया, ईरान, माउंट शस्ता, सम रा, अमेरिका, माउंट अरारात, आर्मीनिया, चिम्बार्जो, इक्वेडोर, किलिमंजारो, तंजानिया, फ्यूजियामा, जापान, माउंट कीनिया, कीनिया, माउंट पिनाटुबो, फिलीपींस, मेन, फिलीपींस, माउंट उंजने, जापान, माउंट पोपा,